सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और यहाँ पर कुछ पेशेंट आए हैं, शायद केस टेकिंग करना है। तो ये किसके पेशेंट है, कृपया आप वीडियो और ऑडियो ऑन करवाइए। डॉक्टर मुनमुन प्रताप जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी प्रणाम सर, मेरे पेशेंट है सर वो। उनका नाम क्या है? तेजस। हाँ, तेजस जी है। तो तेजस जी, आप वीडियो अपना ऑन कराइए। वीडियो ऑडियो ऑन कीजिए, आपसे बात करना है। वीडियो और ऑडियो ऑन करवाइए। साथ में वीडियो भी है। हाँ, चलिए तो इनसे केस टेकिंग करेंगे। आदरणीय शशि मैडम जी, आप थोड़ा इनसे बात करिए। शशि मैडम, आप हैं? आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। आपको क्या तकलीफ है? जी, मेरी ऐसी प्रॉब्लम है कि कुछ मतलब कुछ ऐसे पर्टिकुलर समय पे मुझे बोलने में प्रॉब्लम होती है। किस टाइम पे? मतलब कोई ऐसा अगर अचानक सामने आ गया, किसी ने परिचय पूछ लिया, या कोई ऐसा अगर नया व्यक्ति आ गया एकदम सामने, या किसी मतलब 15-20 लोगों में बात करते समय सांस वगैरह फूलती है एकदम, और बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये कब से है आपको प्रॉब्लम? मतलब ये प्रॉब्लम मेरे को 5वीं क्लास से है। उसके पहले तक था नहीं कुछ प्रॉब्लम ऐसा। फिर मेरे को 5वीं क्लास में टाइफाइड हुआ था। टाइफाइड के टाइम जो ब्रेन में ताप, मतलब ब्रेन में बुखार चला गया था, ऐसे जो बोलते हैं। जी। मतलब डोक्यात ताप मुरला, अच्छा, शिरला। ऐसा कुछ था। क्या? तो वो डोक्यात? टाइम डोक्यात ताप शिरला ऐसे बोलते हैं ना? हा डोक्यात ताप शिरला, अशा प्रकारचं काहीतरी झालं होतं. आणि हम्म त्यानंतरच मी जवळपास 6 महिने बिमार होतो 5व्या हम्म वर्गात. हम्म। आणि त्यानंतर थोडा स्पीडचा वगैरे प्रॉब्लेम सुरू झाला होता. मग फिट्स मी पण येत होता? डॉक्टरकडे दाखवलं होतं. फिट्स पण हो येत हो होता? अच्छा. हो हो हो. आणि अजून काय त्रास मग झाला होता? बस बाकी तर काही त्रास नव्हता झाला. जेव्हा मग फिट्स येत नंतर होता, जेव्हा सर फिट्स येत हा होता तुम्हाला, तेव्हा तुम्हाला काय वाटत होता? की म्हणजे डोळ्यासमोर अंधारी येते, पिवळसर दिसते, पांढरा दिसते, काय दिसत होता? असं सगळं म्हणजे असं काळं काळं वाटत होतं, अंधारी आल्यासारखं. आणि तेव्हापासूनच मग थोडा 5वी पासून प्रॉब्लेम सुरू झाला. नाही तर त्याच्या आधी एकदम बोलणं क्लिअर आणि होतं. तुम्ही काय मेडिसिन घेत होते का फिट्स साठी? हो, म्हणजे अमरावतीला एक डॉक्टर होते, मी हा. त्यांच्याकडनंच ट्रीटमेंट केलं होतं. म्हणजे हम्म. जवळपास 6 महिने आजारी होतो. अच्छा. आणि असं औषध किती दिवस खाल्लंय? तेव्हापासून फिट्स साठी औषध किती औषध दिवस खाल्लंय? किती वर्ष?
पीठ साठी मी काही काही नाही, जवळपास 2-3 महिने खाल्लं, मग माझं पीठ येणं बंद झालं. अच्छा. म्हणजे बाकी पाचवी पासून आता पुढे कधी पीठ नाही आलंय. आणि तुम्हाला भूक वगैरे लागते वेळेवर? भूक लागते का? हो 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 हो, बाकी आणि सगळं बरोबर आहे. स्मरणशक्तीचा काही प्रॉब्लेम आहे का? लक्षात राहते का? नाही नाही काही. स्मरणशक्ती हो हो कशी? हो, आणि चांगली आहे 10वीला एकदम. किती मार्क्स भेटले होते? 10वीला 10वी मला 10वीला 88%. आणि 12वीला? 12वीला 90%. आणि तुम्ही काय करताय आता? काम काय करताय? मी मी आता सध्या एम.कॉम फर्स्ट इयरला आहे आणि सोबत बँकिंगची तयारी पण करतोय. आणि लग्न झालंय? नाही नाही नाही, माझं वय 21 वर्षच वय आहे माझं. इथे आपलं अच्छा काचीपुराला अभी किसी संघाचं चीज में कार्यालय आहे. प्रॉब्लम है तुमको? अच्छा. हाँ, मेरा भी सपना मैडम आप कुछ बोलना चाह रही हैं? वैद्य सपना मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं? कृपया म्यूट रखिए, मैं केस टेकिंग कर रहा हूँ, बाद में बात करिएगा. मैं थोड़ा इनसे मराठी में बात कर रहा हूँ, फिर आप लोगों को बताऊंगा. आणि सर, तुम्हाला काय लघवीमध्ये किंवा वॉशरूम मध्ये काय प्रॉब्लेम आहे का? मल कसा होते? चिकट नाही. चिकट होते? थोडस दिनचर्या नाही, सांगा ना. सकाळी किती वाजता उठताय, अं, काय करताय सर सांगा. सकाळी मी जवळपास 7ला उठतो. मग अच्छा. 7 वाजतापासून योगा केला की मग हम्म. 8 ते 9 शाखा राहते. हम्म. शाखेत जातो. मग शाखेनंतर कार्यालयात येऊन स्वयंपाक करून लायब्ररीत जातो. लायब्ररीतून जवळपास 6-7 वाजता आलं की फ्रेश होऊन स्वयंपाक बनवून अजून संध्याकाळी झोपून सकाळप्रमाणे सकाळी तुम्ही तो spend ब्रेकफास्ट करतो. किती वाजता करताय? ब्रेकफास्ट नाश्ता किती वाजता करताय? ब्रेकफास्ट जवळपास 10 वाजता करतो. त्यावेळी भूक लागलेला असते का कडकडीत? हो हो हो, सकाळी खूप भूक लागते. आणि लंच किती वाजता करताय? लंच जवळपास 1च्या किंवा 2च्या दरम्यान. आणि संध्याकाळी जेवण? संध्याकाळी अ, कधी 8, कधी 9 असा आणि वेळ हा, असतो ठीक जवळ. ठीक आहे. तुम्हाला काय हस्तमैथुनचा काय प्रॉब्लेम वगैरे तर नाही ना? हस्तमैथुन किती वाजता, नाही नाही किती नाही वेळा नाही. करताय? म्हणजे असं कधी महिनाभरातून वगैरे एक वेळा अच्छा. किंवा असंच. बाकी तुम्हाला काय मानसिक वगैरे काय प्रेशर वगैरे नाही ना? मानसिक त्रास? नाही नाही नाही, झो- काहीच झो- प्रेशर नाही. झोपेचा काय प्रॉब्लेम नाही ना? नाही, झोप एकदम अगदी व्यवस्थित होते. अच्छा. आणि फ्रेंड सर्कल्स चांगले आहेत? फ्रेंड सर्कल खूप चांगला आहे आणि मी जवळपास 4 वर्षापासून संघाच्या कार्यालयातच राहतो अच्छा. नागपूरला. तर सर तर तुम्ही मग सांगा की, हा बोला बोला. तर मग असा फ्रेंड सर्कलचा काही प्रॉब्लेम नाही. आणि मी जेव्हा फ्रेंड सर्कल मध्ये असतो ना, माझ्या परिचित लोकांच्या मध्ये, तर हा. बोलण्याचा काही त्रास नाही होत एकदम. आणि एकदा कोणाशी फॅमिलियर झालो किंवा त्याच्याशी चांगला संपर्क सुरू झाला, तेव्हाही मग काही त्रास नाही होत. म्हणजे अच्छा. अचानक कोणी जर म्हणजे जर अचानक कोणी उठवून परिचय विचारला की काय नाव आहे, तर काही काही जसे ठराविक शब्द आहेत. जसं माझं नाव आहे तेजस तेजस हम्म. दिवाकरराव पेचे. मग हम्म. परिचय सांगताना ते शब्द अटकतात आणि छाती एकदम अशी भरल्यासारखी होते. हम्म. बाकी अजून काही त्रास आहेत तर सांगा. नाही, बाकी काही त्रास नाही, फक्त ते जरा आणि बोलण्याचाच तुम्ही त्रास. मुलींशी बोलताय का? हो. त्यांच्या बोलताना काही त्रास वगैरे नाही होत ना? नाही नाही, म्हणजे मुलींशी बोलताना किंवा मी जर एकटाच असलो, काही वाचन करत राहिलो, कोणाशी बोलत राहिलो, तरी काही त्रास नाही होत. अच्छा. तर तुम्हाला त्रास हम्म. कधीपासून सुरू झाला? जेव्हा ताप आला होता 5वीला, हो, तेव्हापासून सुरू झाला? ताप आला होता 5वीला, हा. तेव्हापासूनच खूप त्रास सुरू झाला. हा, ठीक आहे. तर तुम्ही वायवा एक्झाम वगैरे दिलाय कधी? ओरल वायवा एक्झाम? हो, म्हणजे मी शाळेत 10वीला दिली, 12वीला दिली. हा. तेव्हा थोडं होतं बोलण्याचं हा. प्रॉब्लेम. हा. पण जरा कॉलेजवाले वगैरे ठीक आहे. समजदार होते. मग हा, त्यांनी जरा ठीक है. मी तुमच्याशी बोलतो, एक कॉल येते. शशि मैडम, आप बरोबर. अगर सुन पा रही हैं, शशि मैडम आप थोड़ा इनसे बात करिए, फिर मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ.
शशि जी मैडम सर, आप जी हैं? सर। हाँ आप बात हाँ जी, कीजिए। हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ हाँ जी, नमस्ते। बताइए क्या तकलीफ है आपको? हाँ जी मैम, ऐसा है कि मुझे मतलब ऐसे कुछ टाइम, मतलब ऐसे कुछ पर्टिकुलर टाइम पे जैसे किसी ने एकदम परिचय पूछ लिया या कोई ऐसा हम्म, अनजान व्यक्ति सामने आ गया, हम्म। तो ऐसे टाइम पर मुझे बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है और उसी की वजह से मेरी सांस वगैरह फूल जाती है। तो वही प्रॉब्लम है, कुछ शब्द मेरे अटकते हैं बोलते टाइम। नहीं तो ये अटक के बोलने का लोगों के सामने ही रहता है कि अकेले में भी होता हाँ है? हाँ, लोगों के सामने अकेले में अगर मैं बात करते रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे गाना वगैरह भी गाऊं ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एकदम फ्लो में आ जाता है सब। पर अगर किसी के सामने या कोई अच्छा बड़ा व्यक्ति रहा या कोई बड़े ओहदे का व्यक्ति रहा तो उस टाइम पे थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम रहती है, या ऐसे कोई 25-30 लोग बैठे हैं या उसमें कुछ विषय वगैरह रखना है या अपनी बात रखनी है, तो उस टाइम भी एकदम सांस फूल जाती है और मुंह से शब्द ही नहीं निकलते। नहीं, मैं समझ गई। ये ऐसा होता है ना कि ये चीजें स्ट्रेस की वजह से होती हैं। उस वक्त आप बहुत ज्यादा हम्म। मतलब हो जाते हो, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मिलिए आपको काम करना है, अपने आप पर मेहनत करनी पड़ेगी। और थोड़ी सी आप आयुर्वेद की स्कॉलर हैं कि नॉर्मल इंसान है? नहीं, मैं नॉर्मल इंसान हूँ। मैं एमकॉम फर्स्ट ईयर में हूँ, अच्छा, साथ में बैंकिंग की तैयारी भी कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, आप अपना थोड़ा सा एक बार रूटीन बताइए कि आप कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, सब सारी चीजें। अ, मतलब ऐसे फिक्स है कि 11 बजे तक सो जाता हूँ और हम्म, उसके बाद सुबह में 7 बजे के आसपास उठना, फिर उसके बाद फ्रेश वगैरह होके शाखा जाके हम्म। खाना बना के फिर लाइब्रेरी जाता हूँ। वहां पे लगभग शाम के 7-8 बजे तक रहता, फिर वहां से आता हूँ कार्यालय में, खाना बनाता हूँ और वैसे ही खाना बना के खाना खा के सो जाता हूँ। और बीच में अच्छा, कहीं एक बात अगर कुछ बताइए, सुबह आप ब्रेकफास्ट जी, कितने बजे करते हो? ब्रेकफास्ट वही 10 बजे के आसपास। हम्म। 10 बजे के आसपास। ब्रेकफास्ट 10 बजे के आसपास आपको जी भूख लगी होती है? हाँ, मतलब भूख तो सुबह से ही लग जाती है, पर जब मैं खाना बनाता हूँ तो हम्म। खाना मैं वही टाइम पे बनाता हूँ, तो नहीं तो भूख के वही। हिसाब से खाना बनाई ना, आपको भूख तो सुबह ही लग जाती है, तो आप खाना खाते हो लेट में। हाँ जी। जी नहीं, ये काम नहीं करना। आगे से अपनी थोड़ा सा चीजों को बदलिएगा। तो खाना जी तब खाया जाता है ना भूख लगी है। जब गैस जली है तब जी तो खाना रखोगे तो पचेगा। जी ठीक है। तो एक तो ये काम जी करना है। जितनी बार आप खाना खाते हो, मतलब जितनी बार आपको भूख लगती है, तो भूख लगने से खाना जी खाना। ये नहीं करना है कि भूख से पहले खा लेना या भूख के बाद खा लेना। तो एक तो ये काम आपको करना है। दूसरी बात आप बताइए, जी। आपकी नींद वगैरह कैसी आती है? नींद वगैरह में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नींद भी नींद अच्छी ही उधर अच्छी आती है। आती है? जी आपको अगर कुछ याद हो तो बता पाएंगे मुझे कि आप जब पैदा हुए थे, अगर मदर से पूछ कर बताइएगा कि आपके फुल टर्म मतलब जी। पैदा हुए थे पूरे टाइम पर, कि वक्त से पहले पैदा हुए बच्चे थे? अच्छा, ठीक है, मैं पूछ पूछ के बताता हूँ हाँ, आपको। क्योंकि कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम उन बच्चों में भी पाई जाती है जो समय से पहले पैदा होते हैं, लेकिन मेन ये होता है कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से ये चीज होती है। ठीक है। तो उसमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस ऐस- लाना होता है। हम्म, जैसे आपने बताया ना कि कोई अननोन न- इंसान आ जाता है या कोई बहुत रुतबे पद वाला, पोस्ट वाला आ जाता है, तो आप उसके सामने पैनिक हो जाते हो, क्योंकि वहां पर आप समझने लगते हो अपने आप को बहुत छोटा। हमको सामने वाले की इज्जत करनी होती है, बट हमें अपना भी समझना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है, एक तो पूरी दिनचर्या बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब रात में जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, और झूठ उठ नहीं बोलिए, मैनिपुलेट नहीं करिए। क्यों बता रही हूँ मैं आपको? ये सारी चीजें जब आप करना बंद करोगे, अगर कहीं से भी आपकी आदत होगी छोटी मोटी बातों में झूठ बोलना या मैनिपुलेट करना, तो उससे आत्मबल कम हो जाता है और भी ज्यादा। क्योंकि हमारा जी जो आत्मबल होता है ना, वही इस बात में निखर कर या लोगों के सामने नजर आता है। तो बेस्ट तरीका तो ये है जी। खाने पीने का, है कि शुद्ध सात्विक चीजें खाइए पीजिए। वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है? नहीं, पहले पहले नॉन वेजिटेरियन था,
फिर अभी 2-3 साल से वेजिटेरियन हूँ। तो पहले नॉन वेजिटेरियन थे तो मतलब वेजिटेरियन हुए, कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे थे कि ऐसे ही हुए? नहीं ऐसे ही हुआ था। ठीक है, तो वही मैं कह रही हूँ कि अपनी डाइट वगैरह बहुत सारी चीजें ठीक रखिए और अच्छी चीजें पढ़िए। मतलब अपना जैसे होता है ना कि अपने आप पर बहुत पेंट पॉलिश करिए, मतलब अपने आप पर मेहनत बहुत करिए। जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें इतने अच्छे हो जाओ कि हाँ किसी को देख कर के डर ना लगे। और अपनी जो और भी आदतें वगैरह हैं सारी चीजें उस पर काम करेंगे तो ये सारी चीजें चली जाएंगी। साथ में आपको कुछ दवाएं चलेंगी, कुछ लोकल थेरेपीज हो सकता है बता दिया जाए नशे वगैरह लेने के लिए, नाभिपूर्ण वगैरह, जी ये सब सारी चीजें आप खुद अपने आप कर लेंगे जब बता दिए जाएंगे। कुछ मेडिसिन भी चलेंगे जिससे आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। और उसके लिए और ज्यादा जरूरी चीज है आपका डाइजेशन हमेशा बहुत ठीक होना चाहिए। मतलब पेट रोज अच्छे से साफ होना चाहिए। ये नहीं कि कॉन्स्टिपेशन रह रहा है या बेवजह की गलत गलत चीजें सोच रहे हो। कई बार ऐसा होता है ना कि ओवर थिंकिंग की बहुत ज्यादा अंदर चलता रहता है, वो थोड़ी कोई दूसरा समझ पाता है, या तो आपका चेहरा देखकर कोई पढ़ पाएगा, अदरवाइज आपको तो पता होता है ना कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो उन सारी चीजों से जब आप जी निकलोगे तो धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और इसको ज्यादा सोचना नहीं है, कोशिश करना जब किसी के सामने आ गया कोई ऐसा ही है तो पहले तो बोले नहीं, बोलेंगे तो पूरा तैयार होकर बोलेंगे। क्योंकि जितनी बार आप अटकोगे उतनी बार आपको लगेगा कि नहीं मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। ठीक है, फिर वक्त के जी साथ धीरे धीरे अपने आप पर मेहनत करके ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। जी अ, अब आपको कुछ याद मैं है कि किस उम्र से प्रॉब्लम ज्यादा होना शुरू हुई थी आपको? हाँ मतलब 5वीं तक कुछ नहीं था। मैं 5वीं तक हम्म। मतलब भाषण वगैरह भी देने जाता था, 26 हम्म। जनवरी 15 अगस्त। फिर 5वीं के बाद मतलब वो ब्रेन में बुखार जो होता है ऐसा, तो हम्म। बहुत बुखार था। तो तब मैं छह हम्म। महीने के आसपास पूरा बीमार था। तब हम्म। हिट्स की भी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तब से हम्म। ये प्रॉब्लम शुरू हुआ, उसके हाँ पहले तो कुछ यही, नहीं था। हाँ तो वही सारी जी वजह है। वो जो बुखार हुआ था तो उसमें प्रॉब्लम आई है, साथ में पेट की प्रॉब्लम आई थी, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपको अपना डाइजेशन का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तो फिर आपको जो चीजें पचती होंगी सिर्फ वही खाना है। मात्रा से हमेशा कम खाना खाइएगा, मतलब ज्यादा नहीं खाइएगा। ओवर ईटिंग आजकल लोग बहुत ज्यादा करता है, हर कोई, कम एज के हो चाहे अधिक एज के हो। तो आपको समझना पड़ेगा कि मुझे क्या पचता है, कितना पचता है, उस हिसाब से खाने पीने का ख्याल रखना है। और अभी आपने बताया कि बचपन में जब आप छोटे थे तब आपको फीवर बहुत हाई ग्रेड हुआ था। जी और बीच में भी कोई ऐसी बीमारी हुई हो जो ज्यादा लंबी चली हो? हम्म, नहीं बीच में तो कुछ नहीं हुआ है। चलो ठीक बस है, तो वही आपकी एक इस चीज की भी चलेगी। हम्म। हेलो, बस हाँ वही एक बोलो। 6 महीने के आसपास का पीरियड था। उसी में प्रॉब्लम हुई, उसके बाद फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, अपनी जीभ जरा बाहर निकालिए जैसे काली माँ की तरह। अच्छा है तो आम थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं है। बंद रख लीजिए, अंदर कर लीजिए। जी और पेट रोज अच्छे साफ होता है आपका? जी जी एकदम। उसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है? नहीं नहीं, पेशाब वसाब सब ठीक है? उसमें सब जलन सब होता ठीक है, है। पीलापन रहता है, इस तरह की कोई चीजें नहीं ना? नहीं नहीं ऐसी कुछ चीज नहीं। अच्छा, कोई गैस एसिडिटी वगैरह इस तरह की कोई तकलीफ नहीं? नींद दूध सब अच्छी आती ना? नहीं नहीं। कोई बात हाँ नहीं, जो एकदम। आपको बताया मैंने वो सारी चीजें चलेंगी, साथ में कुछ दवाएं चलेंगी, आप ठीक हो जाओगे। ठीक है। जी जी ठीक। पाठक सर, इनको लीव करा दिया जाए। जी धन्यवाद। आप लीव हो जाइए। बीना जी मैम जी कुछ बोलना चाहते थे क्या? हाँ हाँ, हाँ, यस मैम, हाँ नमस्ते सुनिए, बोलिए। मैम। मैं आपसे एक बात पूछना है। मैं फोन कर रहा था तो मेरी आवाज आ रही थी क्या यहाँ पे? नहीं नहीं सर। नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है बीना मैडम, बात करिए, मराठी में बोलिए, हिंदी में बोलिए। हाँ हाँ तेजस जी, हॅलो तेजस जी, हाँ ऐका ना मैम बोला। तेजस। हा जी मैम। काय माहितीये, संस्कृत श्लोक म्हणा छान, रोज सकाळी लवकर उठून बरं. शाखेमध्ये जाण्यापूर्वी संस्कृत श्लोक मोठ्यांदा म्हणायचे. हो भगवद्गीता किंवा कुठलेही श्लोक, सुभाषित मालेमधले श्लोक सुद्धा म्हणा, आणि त्यांनी पुष्कळ बरं. फरक पडेल. आणि औषध आता नस्य आणि नाकात टाकायचं औषध आणि हे बाकीचे सगळं तुम्हाला डॉक्टर अरविंद पाठक सांगतीलच. जी. त्याच्याबरोबर ना अं, रोज पिंपळाच्या पानावरती पत्रावळी असते की नाही आपली पानांची, हो हो तर त्याच्यावरती हो हो. तूप भात मेथकूट असं खायचं, किंवा नुसता भात आणि तूप असं खायचं. हात आणि ते. हा, बरं. पुष्कळ सुधारणा होईल तुमची.
अगदी हा बर निघून जाईल ही सवय तुमची. ओके. बर आणि हो हो डॉक्टर मुनमुनजी जवळ ही सगळी औषधं सांगतील आणि त्या पद्धतीने औषधं खाल्ली की अजिबात तक्रार राहणार नाही. एकदम कॉन्फिडन्स येईल सगळ्यांसमोर बोलण्याचा. आणि संघाच्या कार्यक्रमामध्ये बोलायची सवय ठेवा. बर ओके. हा, अच्छा. हो हो थँक्यू. हाँ थँक्यू तो सर. हाँ मुझे इनको लीव तो मैं लीव करा सर, मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ, आप लीव हो जाइए। जी जी जी, ठीक, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका जब ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा तो आप बीच बीच में आइएगा, ठीक है? जी 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 फिर देखेंगे क्या क्या इम्प्रूवमेंट है। जी ठीक है, थैंक यू। आप लीव हो जाइए जी, अभी। धन्यवाद। जी जी थैंक यू। हाँ तो मुनमुन जी, आप उनका ऐसा डायग्नोस करिए। सॉरी, अभय सर चले गए, अभय सर उसमें चले गए वेटिंग रूम में, मैं उनको कर रहा था। आप उनका ऐसा डायग्नोस करिए कि उनको 5th क्लास में जब उनको फीवर आया तो वो मस्तिष्क तक चला गया, तो कहीं ना कहीं मज्जा की दृष्टि हुई, और जहाँ पे वाणी का जो सेंटर होता है हमारा ब्रोकास एरिया, वहां पे उसका इफेक्ट हुआ है। तो आपको ज्वर की चिकित्सा शुरू करनी पड़ेगी। तो आप त्रिभुवन कीर्ति रस 1-2 महीना कंटिन्यू दीजिए, जिससे रसव स्रोतस जो है ना वो थोड़ा शुद्ध हो। ठीक है? सुन रहे हैं मुनमुन जी? जी मुनमुन जी सर। है। तो आप उनको त्रिभुवन जी कीर्ति रस सर। दीजिए, दीपन पाचन अनुलोमन दीजिए, लेकिन ज्वरग्न दवाइयां दीजिए, और अस्थि मज्जा पाचक दीजिए। ठीक है? इसके साथ में आप हाँ। उनको शोधन कराइए, वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण, ये सब कराइए। और उसके बाद में मेध्य दवाइयां दीजिए, और अपस्मार की जो चिकित्सा है, क्योंकि इनको फिट्स भी आया है, मतलब ज्वर हुआ फिर फिट्स आया उनको, कुछ दिन दवाई चला, तो उसमें आप स्मृति सागर रस, ब्राह्मी बटी, पंचामृत लौह गुगुल ये दीजिए। और एक टाइम इनको 101 आवर्ती का शीरबला तेल और 101 आवर्ती का शीरबला या ब्राह्मी तेल या ज्योतिषमती तेल, इसका नस से दीजिए। ठीक है? तो ऐसा करेंगे तो ये धीरे धीरे ठीक हो हम्म, जाएंगे। बाकी बीना मैडम ने जो बताया ना वो करिए, और बस्ती देने से हम्म, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा बोला है, उरस स्थानम उदानस्य नासा नाभि गलाशरेत वाक प्रवृत्ति प्रयत्न बल वर्ण स्मृति क्रिया। उदान वायु की थोड़ी विकृति लग रही है, और उदान वायु को ठीक करना है तो बस्ती चिकित्सा सबसे अच्छी है। और उदान वायु पे काम करने वाली जो दवाइयां हैं, जैसे कि हम लोग इस पे देते हैं हिक्का और श्वास कास की, जो वो उदान वायु के रहता है ना, तो हिक्का की चिकित्सा में से जो जो दवाइयां, जैसे कंटकारी है, पुष्कर मूल है, और भारंगी है, जो उदान वायु पे काम करते हैं, वो मेडिसिन अगर दिया जाएगा तो भारंगी अवलेह दे देंगे, कंटकारी अवलेह दे देंगे, तो इनकी उदान वायु अच्छी हो जाएगी। और नस से देंगे तो मस्तिष्क अच्छा होगा। नस से, और महाकल्याणक घृत दीजिए, महापंचगव्य घृत दीजिए। ऐसा 3-4 महीना देंगे ना तो इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। और इनका शुक्र धातु भी अच्छा करना है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि मैं घबरा जाता हूँ। ओज का भी थोड़ा इनका क्षय लग रहा है। अब ये बता नहीं रहे, लेकिन इनका मास्टरबेशन का हिस्ट्री है बहुत ज्यादा। तो शुक्र धातु को अच्छा करने के लिए आप इनको वृक्ष योग दीजिए, जैसे मुसली है, हमारे सर के फॉर्मूला बुक में देखिए, मुसली है, शतावरी है, कपी कच्चू का बीज है, शुंठी है, और ये सब वृक्ष दवाइयां दीजिए। तो उससे इनको कॉन्फिडेंस आएगा जितना, क्योंकि शुक्र धातु बढ़ता है तो हर्ष और उत्साह बढ़ता है। हम्म, शुक्र बढ़ेगा तो जी सर। कॉन्फिडेंस आएगा इनको, घबराहट जो है वो ठीक होगा। साधक पित्त भी अच्छा होगा जितना इनका शुक्र बढ़ेगा, तो ऐसा करिए ठीक हो जाएंगे। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, थैंक यू और सर। मात्रा बस्ती भी दीजिए शीरबला तेल का, तो अच्छा फायदा होगा। ठीक है? कुछ लोग हकलाते हैं, मिनमिनाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, तो ये तो केवल घबराहट है, ये तो ठीक हो जाएंगे। जी सर। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो थैंक यू बता। सर। डॉक्टर भोसले सर, शशि मैडम कुछ बताना चाहते हैं, बताइए। अकील अहमद जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? कोई केस से रिलेटेड कोई आपका अनुभव है तो अकील अहमद जी बताइए। वीना मैडम कुछ अनुभव है बताइए। डॉक्टर हरमंत सिंह जी कुछ बताइए। डॉक्टर राम जी, गंगवार सर, सुरेंद्र शर्मा जी, महाजन सर, कुछ बताना चाहते हैं आप लोग? अगर नहीं बताना चाहते तो मैं बताऊंगा, मैं कुछ कुछ बातें बताऊंगा जो आप लोग, 1 मिनट बस रुक जाइए।
हमें ना हमेशा ये देखना चाहिए कि दोषों की गति कैसी है हमारे शरीर में, दोष किस तरह से हमारे शरीर में रहते हैं। अगर हम दोषों को समझ जाएंगे तो चिकित्सा करना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पे जो संप्राप्ति हुई है वो कैसा हुआ कि 5th क्लास में उनको टाइफाइड फीवर हुआ। टाइफाइड फीवर होने के बाद उनको ये प्रॉब्लम शुरू हुई कि वो हकलाने लगे और वो घबराने लगे, हकलाने नहीं घबराने लगे। तो ज्वर का इतिहास है। दूसरा बोले कि ज्वर जब मस्तिष्क में चला गया था तो उनको फिट्स आता था, है ना, मतलब कन्वर्जन अपस्मार का वेग आता था। तो उत्पत्ति कहाँ है, आम कहाँ है, आम कहीं ना कहीं है स्त्रोतस में। इसकी वजह से स्त्रोतरोध की वजह से वो चीजें कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए ब्रेन का वो हो नहीं पा रहा है। इसलिए लंघन पाचन तो करना ही है, दीपन पाचन करना ही है, लेकिन ज्वरग्न दवाइयां देनी बहुत जरूरी है। ज्वरग्न दवाई देने से स्त्रोतस खुलेंगे और वैसे ही जब सब सर्कुलेशन होगा ब्लड का और प्राणवायु का तो ये पेशेंट में काफी सुधार होगा। और मस्तिष्क को बल देने वाली दवाइयां, मेध्य दवाइयां, संज्ञा स्थापन की दवाइयां, ये सब हम देंगे तो ये धीरे धीरे रिकवर होते जाएंगे। शुक्र धातु को बलवान करना है, मज्जा धातु को बलवान करना है। मज्जा को बलवान करने के लिए मैंने पंचामृत लौह गुल बताया, स्मृति सागर रस बताया, तो हो जाएंगे ठीक। और ऐसे में हम लोग ये भी देते हैं बृहत्वाद चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि। वीना मैडम बताइए। यहाँ तिक्ता भी चलेगा, अमृता भी चलेगा, हाँ, आप तिक्ता ज्वरग्न। की पत्ती देंगे ब्राह्मी घृत हाँ डाल के तो और फायदा होगा। हाँ, और सारस्वतारिष्ट भी चलेगा। हाँ आपने ये बहुत उदान का आपने बहुत अच्छा यहाँ पे बोल दिया। आपने जो संप्राप्ति लगाई वो बहुत अच्छी थी अभी के केस में। हाँ, क्योंकि वो अगर कोई बोल नहीं पा रहा है, उसको घबराहट हो रही है, तो उरस्थानम उदानस्य नासा नाभिगलाशरित वाक प्रवृत्ति, हाँ वाक प्रवृत्ति भी अच्छा होना चाहिए। और बल वर्ण, बल की थोड़ा कमी लग रही है ना कि वो हकला रहे हैं, बल को हाँ। बढ़ाना है। दानो बलम उच्यते, उदान ही बल देता है। तो इसलिए हाँ उदान वायु पे विकृत होने से कौन सी बीमारी होती है तो वो निकालेंगे तो कौन कौन सी है, तो हिक्का है, श्वास है, कास है। अब हाँ उसकी दवाइयां जो है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना तो बहुत अच्छा फायदा होता है। बराबर है ना वीना मैडम? हाँ, एकदम बराबर। चलिए अभी हम कुछ बातें करेंगे। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? ये कोई और भी जुड़े हैं कोई कोई लोग, अगर कोई कुछ बोलना जी चाहते सर, एक और आए हैं हमारे राजा राम जी भाई साहब आए हैं, तो उनका हैं? हाँ भी केस टेकिंग करना है सर। चलिए, उनको वीडियो ऑडियो ऑन करने को बोलिए। राजा राम जी भाई साहब अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। और ये कहाँ से जुड़े हैं, उनको क्या तकलीफ है? ये सर, हाँ सर, ये बिहार से जुड़े हैं, संघ के वरिष्ठ अधिकारी हैं सर। ये उत्तर बिहार के प्रांत सेवा प्रमुख हैं सर, प्रचारक है, संघ के वरिष्ठ प्रचारक अच्छा हैं सर। अच्छा। आपने वो मोहन भागवत जी को दिया था च्यवनप्राश बना के, आपने जो बनाया था मुनमुन हाँ जी? हाँ जी सर, कार्यालय में हम वहाँ पर रख दिए थे, महल कार्यालय में, तो तो वो कुछ उनके पास पॉजिटिव बोले पहुंच गया आपके होगा। बारे में? कुछ बोले कि अच्छा बनाया था? आ, तो उनसे तो उसके बाद नहीं गए हैं कार्यालय पे, मतलब वो महल कार्यालय पे मिलने के लिए। जब जाएंगे या फिर उनसे पूछेंगे दिए थे उन क्या बताए, तो फिर जी उसमें आएगा मेरे पास। जी, बहुत अच्छा। तो आप इनको बोलिए ना इनका वीडियो ऑडियो ऑन करने के लिए, नहीं तो मैं जी कुछ और जी सर। बताने लगूंगा तो। हाँ, ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। हेलो राजाराम जी भाई साहब। नहीं, आप उनको कॉल करके बोलिए, शायद वो, हाँ बोलता हूँ, बोलता उनको बताइए जूम बहुत सारे लोग को चलाना नहीं आता। अभी मैं मधुमेह का कुछ बताना चाहता हूँ कि जब मधुमेह होता है, डायबिटीज होता है, आयुर्वेद में असाध्य टाइप बताए। हनुमान जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? किसी को जी सर, बोलना है प्रणाम तो? सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर एक तो एक पेशेंट का एएमएच कम है, तो सर थोड़ा उसमें क्या। एमएच कम है तो थोड़ा हिस्ट्री बताएंगे क्या क्या है? सर उनकी शादी लेट हुई है सर, और थोड़ा रेगुलर मेंसेस थे। अभी शादी 34 साल में हुई है सर उनकी। 34 ईयर्स और में है वैसे तो? थायराइड वगैरह ये सब कुछ नहीं है सर उनको, बाकी थोड़ा सा रेगुलर मेंसेस रहे और शादी लेट हुई सर, इतना ही उनका है सर। अच्छा। तो और आपने मतलब उनका अग्नि देखा, उनका निद्रा देखा और स्ट्रेस लेवल, और क्यों लेट स्ट्रेस शादी हुई? लेवल
हाँ स्ट्रेस लेवल तो है सर थोड़ा, लेकिन ज्यादा नहीं है इतना कि उसके लिए मेद दवाइयां दी हैं सर, कुछ फलग्रेत वगैरह ये जो है सर, हाँ जितना मेरा ट्रीटमेंट में तो वो तो दिया है सर कुछ उसमें, और आप बताएं क्या जोड़ें सर। हाँ। और मेंसेस कैसा है, 5 दिन का आता है, टाइम पे आता है? हाँ अभी ठीक है, पहले रेगुलर रहे सर उनके 2-3 साल पहले। और उन्होंने ओवुलेशन स्टडी कराया है, फॉलिकुलर स्टडी? अभी सर वो दिए हैं सर लिख के सर उनकी टेस्ट। वो भी कराइए, उसमें ओवुलेटरी साइकिल है कि अनओवुलेटरी साइकिल है वो देखना पड़ेगा। जी और सर। एएमएच का मैं तो ये एलएच कितना है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच कितना है, टीएसएच कितना है, वो भी देखना पड़ेगा। मैं सर मैं उनकी ऊपर पुरानी ऊपर से रिपोर्ट बता दूंगा। मंगा। जी सर, जी सर। हाँ बताइए, क्या क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर? वो भी सर अभी उनकी कुछ रिपोर्ट दी है सर, ये फॉलिकुलर स्टडी वाली, और सर सोनोग्राफी के लिए नए सिरे से, तो सर वो अभी 1-2 दिन में वो करा आ के जाएगा तुमको तो वो आ जाएगा तो ठीक है, लेकिन 34 ईयर्स में एएमएच कम होना ये प्राकृत नहीं है, कहीं ना कहीं स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि आप शोधन करा दीजिए, वमन विरेचन बस्ती नस्य ये करा दीजिए। उसके बाद जी आप सर। ट्रीटमेंट करिए, तो आप क्या करिए, पुष्प धनवा रस दीजिए। एएमएच जी बढ़ाने सर। के लिए क्या क्या फायदेमंद होता है? जी पुष्प सर। धनवा रस, फलग्रित, फिर नश पुष्पांतक रस, फिर जी सर। रस धातु अच्छा करना है, क्योंकि रसास्तन्यम और रस और रक्त से ही आर्तव अच्छा बनता है ना? तो आपको रस पाचक, रक्त पाचक, फिर लौह कल्प जैसे ताप्यादि लौह, नवायस लौह, ये बदल बदल जी के सर। देना है। जी पुष्प सर। धनवारस कंटिन्यू देना है, फिर सिद्ध मकर ध्वज, सिद्ध स्वर्ण मकर ध्वज देने से एएमएच जल्दी बढ़ता है। रसायन देना है उनको, जो भी आपके पास अवेलेबल रसायन है। और जी आप सर। उनको शत पुष्पादि तेल, उसका मात्रा बता दीजिए, आपके पास नहीं है तो मैं भेज दूंगा, 151 जी सर। का शत पुष्पादि तेल, उसको 3 महीना दीजिए, एमएच एकदम नॉर्मल हो जाएगा उनका। और कन्या लोहादी वटी है, मैं बहुत सारा बता रहा हूँ, उसमें से चूज करिए। कन्या जी लोहादी सर। वटी है, काश्मर्यादि घृत है, प्रजास्थापन गण के द्रव्य हैं, वो दे सकते हैं, प्रजास्थापन गण के द्रव्य, जिसमें दुर्वा है, शतावरी है, ब्राह्मी है, प्रजास्थापन गण देखिए, चरक सूत्रसान चैप्टर 4, है ना? वो दे सकते जी हैं। सर। और उनको ग्रंथि रज फॉर्मूला है, आप ईटीवी देखिए, एंडोमेट्रियम थिकनेस कितना है उनका, वो 8-9 होना चाहिए एमएम। अगर वो कम है तो फिर उस हिसाब से हम देखेंगे। और योनि पीछू रखवाइए, आप उनका केस टिकिंग करिए तो कौन सा योनि व्यापत में आ रहा है, शुष्का योनि जी सर। व्यापत है क्या, उदावरता योनि जी व्यापत है क्या, कौन सा है, उसको भी देखना है, क्योंकि कभी कभी शुष्का योनि व्यापत होता है ना? तो जी वहां पे सर। पिचू रखाना पड़ता है रोज रोज। और तो फिर उससे कवर होता है, नस से देना पड़ेगा कंटिन्यू आपको शीरबुला तेल का। एक बार सर उनके नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन आ जाए तो सर वो फिर हम आपको भेज के और डिस्कस कर लेंगे सर। और फिर हम केस टेकिंग करेंगे कि लो हाँ उनको एएमएच ले क्यों लेंगे है। सर, केस टेकिंग में ले लेंगे सर। हाँ, कभी ज्वर का इतिहास था क्या, या टीबी हुआ था क्या, उनको टाइफाइड हुआ था, मीजल्स चिकन पॉक्स क्या हुआ था, मतलब वातज संप्राप्ति है, पित्तज है, कफज है, जी। स्रोतोरोध क्यों है। तो फिर वो जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो फिर जल्दी रिजल्ट आएगा, एएमएच बढ़ेगा और कंसीव भी हो जाएंगी, जी सर। है जी ना सर। सर? जी हाँ सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, ये मुनमुन जी आपके पेशेंट आ गए क्या, मुनमुन प्रताप जी? सर शायद उनके नेटवर्क नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं। जुड़ तो गए हैं, ग्रामीण अच्छा, क्षेत्र में है, बोल रहे हैं, तो नेटवर्क का इशू हो रहा है शायद उनके पास। ठीक है। तो अभी हम मधुमेह के बारे में बात करेंगे कि मधुमेह जो रहता है ये वातज टाइप का प्रमेह बताया है 20 प्रकार में। तो इसमें क्या रहता है कि क्या क्या सिम्टम रहते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस जो रहता है टाइप 2, इसके बारे में हम बात करते हैं। मॉडर्न साइंस ये बोलता है कि इंसुलिन जो है बीटा सेल्स सीक्रेट नहीं कर पाता है, और इंसुलिन की कमी की वजह से जो शुगर लेवल है वो ब्लड में रहता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। आयुर्वेद में इसको वातज टाइप बताया है। तो मधुमेह की रोगावस्था के कारण हमें देखना पड़ता है, चयापचय क्रिया जो है, मेटाबॉलिज्म जो है, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, वो कैसा हो रहा है, और उसके वजह से क्या सिम्टम आ रहे हैं। और मधुमेह का अन्य अवयव है, ऑर्गन है, उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, कुछ उसका मतलब मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाया है तो क्या डाइजेशन वीक हो रहा है क्या, उसमें ग्रहणी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, मस्तिष्क में कुछ प्रॉब्लम है, वो सब हमें देखना है। और हमारे ग्रंथों में और मॉडर्न साइंस में जो कुछ कॉमन सिम्टम होता है उस पर हम चर्चा करेंगे कि जो मधुमेही होते हैं उनको बहुत प्यास लगती है, क्योंकि जो मधुमेह में शर्करा का पाचन ठीक से नहीं हो पाता है, और शर्करा जो है वो शुगर लेवल जो रक्त में बढ़ जाता है।
HbA1c में देखें 3 महीने का ग्लाइसरेटेड हीमोग्लोबिन तो बढ़ा हुआ आता है, तो और उसमें रक्त गाढ़ा हो जाता है एक तरह से देखा जाए, तो इसके वजह से रक्त गाढ़ा हो गया, तो उससे रक्त संवहन जो है, ब्लड सर्कुलेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगती है। और जब द्रवता कम होगी तो ठीक से जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो पानी की ज्यादा आवश्यकता होगी, इसलिए बॉडी डिमांड करती है पानी की। तो शरीर प्यास के रूप में और ऐसे व्यक्त करता है कि गला सूख रहा है, तो इस अवस्था में मधुमेही रोगी को बहुत ज्यादा प्यास लगती है। इसका फिर आपसे कोई पूछेगा कि क्यों प्यास लगती है, तो यही कारण है कि वायु बढ़ा हुआ है इसमें, और दूसरा है कि रक्त जो है गाढ़ा है क्योंकि शुगर उसमें है। ठीक है, तो ये प्यास लगती है। दूसरा बहुमूत्रता, ज्यादा पानी पिएगा तो यूरिन, तो आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, ये प्रत्यात्म लक्षण है प्रमेही का, तो बार बार यूरिन होगा, और आवश्यकता से ज्यादा पानी पी ले तब भी उसको यूरिन ज्यादा होगा। पानी का संचय जो है शरीर में नहीं हो पाता है और वो मूत्र द्वारा बाहर निकाला जाता है। शर्करा की मात्रा भी बढ़ जाती है, तो जो किडनीज हैं वो पानी का ज्यादा उपयोग करते हैं, और बहुमूत्रता ये लक्षण हो जाता है। मधुमेहियों को बिना प्यास लगे भी पेशाब ज्यादा होता है, यूरिन ज्यादा होता है, और उनका यूरिन अगर इंसुलिन नहीं ले रहे हैं या नॉन इंसुलिन दवाइयां जो मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड ले रहे हैं, नहीं लेंगे तो उनका जो यूरिन है बहुत मीठा आता है जिसमें चींटियां लगती हैं। और दूसरा क्या है कि जब पूरा शुगर लेवल इम्बैलेंस हुआ है तो उनके शरीर का पोषण अच्छा से नहीं हो पाता है, उसमें जीवन सत्व कम मिलते हैं, मिनरल्स कम मिलते हैं, तो इसके वजह से असंतुलन होता है, मतलब नरिशमेंट हर धातुओं में नहीं मिलता है। और जो एलोपैथी की दवाइयां हैं, बहुत अच्छी दवाइयां हैं कि मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड देते हैं, शुगर को बैलेंस करती है, लेकिन जहां पे आवश्यक जो शुगर है, जैसे आंखों में शुगर मिलना चाहिए, ब्रेन में कंटिन्यू ग्लूकोज फॉर्म में मिलना चाहिए, अपने जो सेंस ऑर्गन्स है ना वो ऐसे नहीं लेंगे, वो ग्लूकोज फॉर्म में लेते हैं, मतलब सिंपल फॉर्म में लेते हैं, ग्लूकोज फॉर्म में, फ्रुक्टोज सुक्रोज फॉर्म में नहीं लेते। उनको जब पोषण नहीं मिलेगा तो वो ड्राई होने लगती हैं, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक मैकुलोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ऑर्गन्स पे उसका इफेक्ट आने लगता है, मतलब वहां पे पोषण क्रिया है वो गड़बड़ा जाती है, क्योंकि वहां पे शुगर मिल नहीं पा रहे, वो ब्लड में है और वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, मतलब मसल्स में जो चाहिए शुगर डायरेक्ट ट्रांसफर होना चाहिए वो नहीं होता है। तो इसीलिए मॉडर्न साइंस भी बोलता है और आयुर्वेद भी क्या बोलता है कि आप अति व्यायाम करिए, मतलब नॉर्मल व्यायाम करिए, उसमें वॉकिंग करिए। और अपने आयुर्वेद में बोला है कि आप कुआं खोदिए, और तो कुआं खोदने का क्या मतलब है, शारीरिक कर्म करेंगे तो मसल्स जो हैं वो जब वहां पे जो मेटाबॉलिज्म है वो फिर शुगर को एब्जॉर्ब करेगा, तो शारीरिक कर्म करने से वो एब्जॉर्ब होता है, नहीं तो नॉर्मली वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। उसका कुछ फिनोमिना है वो मैं बताऊंगा कि मसल्स कैसे वो करने लगती है, उस पे मैं बाद में कभी बताऊंगा। फिर भूख बहुत ज्यादा लगती है, तो बहुत भूख लगती है क्योंकि शर्करा का प्रमाण बढ़ा होता है, इंसुलिन की कमी रहती है, तो इंसुलिन और जो अपने सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो उसका इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पाते शुगर का। भूख बहुत लगती है क्योंकि भूख की मिथ्या भावना रहती है, असली भूख नहीं रहती है। भूख तो वो इंसान खाता तो है लेकिन उसका बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती है। शरीर का वजन कम होने लगता है क्योंकि कोषाणु भूखे हैं, उनको नरिशमेंट नहीं मिल रही है, तो वो भूखे रहते हैं, तो शरीर क्रुश होने लगता है, वजन कम होने लगता है, थकावट होती है, कमजोरी होती है, शरीर में दर्द होता है, ये सारी चीजें होती हैं। अभी मैं बाकी चीज बाद में बताऊंगा। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? अभय सर कुछ बोलना चाहते हैं? मुनमुन जी, बीना मैडम, सुरेंद्र शर्मा जी बोलिए आप प्लीज। प्रणाम सर। प्रणाम सर, बताइए सर। सर मैं जितने डायबिटीज पेशेंट देखता हूँ सर, उसमें से मतलब मोस्टली पेशेंट्स को फ्रोजन शोल्डर टाइप की प्रॉब्लम रहती है। और हाँ अपन मतलब किस तरीके से सर इसको कोरिलेट करें सर, काफी पेशेंट में आती है और वो हाँ बड़ी मुश्किल से सर रिमूव होती है। और मर्म का तो उसमें मर्म पॉइंट का तो अच्छा इफेक्ट पड़ता है, बट मेडिसिन में सर आप थोड़ा सा बताएं में प्लीज असली में इसमें। अववाहक और विश्वाची का चिकित्सा करना है तो नस से देना सबसे जरूरी होता है, और अच्छा। महाविषगर्भ तेल से अभ्यंग करें। और महाविषगर्भ तेल एक सूक्ष्म पेनिट्रेटिंग है, तो वहां पे अगर कफ जन्य संप्राप्ति है, स्तंभ हो रहा है बहुत ज्यादा, या सूख रहा है वहां पे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन
हो रहा है, लेकिन वहां पे एब्जॉर्ब नहीं होता है, वहां नरिशमेंट नहीं मिलता, इसलिए सूखने लगता है। इसीलिए हमें क्या वहां पे महाविषगर्भ तेल से अभ्यंग करना है। दूसरा, शुगर लेवल को कंट्रोल करना है। ऊपर से जो रस कल्प देना चाहे तो महावातविध्वंसक रस, वातगज अंकुश रस, समीरगज केसरी रस। गूगल कल्प में देना चाहे तो महायुगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल, ये सब दें। और नस से क्षीरबला तेल का दें, बहुत अच्छा फायदा होता है। या महामाश तेल का अभ्यंग कराएं। क्षीरबला तेल, मोचरस सिद्ध अगर क्षीरबला तेल है वो दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। ब्रीहण अगर करना है तो। और अग्निकर्म करने से फ्रोजन शोल्डर में बहुत अच्छा फायदा होता है। और क्या करना है तो वहां पे स्थानिक हमें स्वेदन देना है, नाड़ी स्वेद करना है, तो उससे फायदा होता है। और अगर स्वर्ण कल्प देना चाहे तो बृहत्वा चिंतामणि रस, त्रैलोक्य की चिंतामणि रस दे सकते हैं। तो हो जाते हैं पेशेंट, नस से कंटिन्यू देना पड़ता है, अग्निकर्म करना पड़ता है, अभ्यंग स्वेदन वगैरह करना पड़ता है, हो जाते हैं। दीपन पाचन लोमन से शुरू करें तो हो जाते हैं पेशेंट। शुगर लेवल को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि जी जो सर, जी सर। तो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना उनको इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि ब्लड में शुगर रहता है। तो बैक्टीरिया जी जी वायरस को वो मीठा चीज ज्यादा पसंद है, तो इन्फेक्शन जल्दी होता है। और धातुओं में जी। शिथिलता होती है बहुत ज्यादा, धातु बहुत हम्म, weak और लूज हुए रहते हैं, इसलिए वो फ्रोजन शोल्डर होता है उनको। तो उसमें धातुओं को बल देना है, तो हम ये देते हैं वसंत कुसुमाकर रस। स्वर्ण कल्प है, वसंत कुसुमाकर हम्म, रस, उससे ताकत आती है धातुओं में, क्योंकि स्वर्ण कल्प है, तो हो जी जाता है जी ठीक। जी जी सर, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। प्रणाम। आप कोई पर्टिकुलर केस बताएंगे तो मैं और अच्छे से बता पाऊंगा, ये तो मैंने सामान्य जी चीज। सर, जी सर, जी सर, मैं आपको बताऊंगा सर, तो मेरे हाँ, पास ऐसे केस चंद्र है सर, मैं बता। जी प्रभावती है, वो भी उसमें शिलाजीत है, शिलाजीत लॉ है, वो बहुत अच्छा काम करता है मधुमेह में। जी। जी सर। हाँ, सर्वतोभद्र रस है, वो बहुत अच्छा काम करता है। जी। ठीक है। जी और सर। किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर दिनेश जी, आप कुछ बताना चाहते हैं बता सकते हैं। डॉक्टर दिनेश साहब जी, पीना मैडम, नहीं बताना चाहते, तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ। कंटिन्यू 2 लेक्चर हुए ना, तो अभी सेशन बंद करते हैं। अब हम कल सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, बात हुई। थैंक यू।